हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं और एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। और यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, बड़ा सुंदर सा डायग्राम। ये डायग्राम आपके बुक में यानी कि एनसीईआरटी बुक में भी होगा, तो वही चीज यहाँ पर है। लेकिन इतना सारा पॉइंट एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया हुआ तो है, लेकिन इस प्रकार से डायग्राम से लोकेट करके नहीं बताया हुआ है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कितना सारे के सारे पॉइंट को डीपली डिस्कस करें। और यहाँ पे जो आप इस डायग्राम के साथ साथ कुछ पॉइंट भी देख पा रहे होंगे, इन पॉइंट के मदद से ही हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को पूरा का पूरा, वो भी शुरू से लेकर अंत तक, बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक, हर एक चीज को यहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम हो चाहे टेस्ट हो आपके स्कूल में या फिर कहीं और जगह पर, तो आप केवल आप इसको एक बार देख लें। और इस डायग्राम को यदि आप अपने दिमाग में रखते हैं तो आपको जरा सा भी बुक पलटने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। तो आइए हम लोग अपना शुरू करते हैं अपना न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए, आप क्लास 7, 8, 9 तक पढ़े होंगे इस चीज को, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। लेकिन क्लास 10th में जब आप आ गए हैं तो बायोलॉजी आपको कहता है कि बच्चे अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आप इसको डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं कहेंगे, अब आप इसको एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। क्या कहेंगे? एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं आता समझने में, इसको आप अब एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। लेकिन शब्द बदल गया है, लेकिन हर चीज वही है जो कि हम लोग अपने शुरू क्लास से लेकर आज तक पढ़ते आए हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बस अब इसका नाम डाइजेस्टिव सिस्टम से एलिमेंट्री कैनाल हो गया है और इसमें कोई फर्क नहीं है। इस टॉपिक को पढ़ने के पहले कुछ चीजें जो कि आपको छोटे क्लास के याद होने चाहिए, यदि याद नहीं भी है तो हम लोग यहाँ पे पूरा कोशिश करेंगे कि उसको भी एक बार रिवाइज कर ले। हाँ, ज्यादा रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि जितना इसमें जरूरत है उतना ही हम लोग करेंगे, है ना, नहीं तो फिर लेंदी हो जाएगा। सबसे पहला है ग्लैंड। ग्लैंड के बारे में आप लोग जरूर पढ़े होंगे। ग्लैंड क्या है हमारा, नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम है। देखिए यहाँ पे क्या है ग्लैंड के बारे में लिखा हुआ है कि बैग लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, आपने जब ग्लैंड पढ़ा होगा, यदि आप रिमेंबर कर पा रहे हो तो आप पढ़े होंगे कि ग्लैंड के डेफिनेशन में एक ऐसा भी चीज था जहां पे कि आपको सुनने को मिला होगा, ग्लैंड इज जस्ट लाइक अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, है ना। मतलब कि थैली जैसा आपको जो देखने को आपके बॉडी में मिल सकता है वो है आपका ग्लैंड। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक थैली है इस प्रकार का, है ना, ये हमारा थैली है, तो ये हमारा हो गया ग्लैंड। अब सवाल ये है, क्या ग्लैंड आपके बॉडी में हर जगह पाया जाएगा? बिल्कुल पाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हर एक जगह पे आप बहुत सारे ग्लैंड के बारे में पढ़े भी होंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ग्लैंड हमारा क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपके पूरे बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है। क्या आप अपने ग्लैंड को देख पाएंगे? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट में है, हम इसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये है। अब आप ये भी पढ़े होंगे कि ग्लैंड में दो चीज देखने को हमको हमेशा मिलता है। हालांकि आप एक ही चीज अभी तक पढ़ते आए होंगे, सेकंड चीज आपको यहाँ पे दूसरा हम लोग देख लेंगे क्या है नया। तो पहला आप पढ़ते आए होंगे हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स तो आपने इतना पढ़ा है कि मत पूछिए, है ना। हार्मोन्स के बारे में आपने खूब पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, हार्मोन की वजह से ही हमारे बॉडी में हेयर का ग्रोथ होता है ना। हार्मोन्स की वजह से ही हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। हार्मोन्स के वजह से ही एक एज आने के बाद आपके चेहरे पे पिंपल्स होने लगते हैं, है ना। ये सारा का सारा किस प्रकार क्यों हो रहा है? क्योंकि हार्मोन से हमारे बॉडी में, है ना। अब एक और चीज, अब आप क्लास 10th में आ गए हैं तो बायोलॉजी कहता है कि देखिए आप अपने पढ़ने के स्टैंडर्ड को बढ़ाइए, क्योंकि आपने अभी तक फिलहाल पढ़ा होगा कि ग्लैंड में हमारा केवल हार्मोन रहता है, लेकिन क्लास 10th के बायोलॉजी आपको कहता है कि अब आप एक और चीज उसमें ऐड कर दीजिए। क्या? एंजाइम। तो अब हमारे पास दो चीज निकलेगा ग्लैंड से, पहला एक हार्मोन, दूसरा एंजाइम। आपने हार्मोन के बारे में पढ़ा होगा, हर एक प्रकार के हार्मोन का फंक्शन अलग अलग था, ये आप जान चुके हैं। तो उसी प्रकार हमारा एंजाइम भी है, एंजाइम का भी फंक्शन अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमको हार्मोन नहीं पढ़ना है, हमको यहाँ पे एंजाइम पढ़ना है, क्योंकि हार्मोन आप अपने छोटे क्लास में बहुत पढ़े हैं, है ना। तो अब हमको यहाँ पे पढ़ना है एंजाइम के बारे में, कोई दिक्कत नहीं। तो अब फिर से एक सवाल है, क्या
एंजाइम आपको हर जगह बॉडी में देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। देखने को मिलेगा मतलब ये नहीं कि हम लोग देख पाएंगे, नहीं, मतलब प्रेजेंट तो रहेगा, हमारे बॉडी में हर जगह प्रेजेंट रहेगा। जिस प्रकार से हार्मोन आपके हर जगह बॉडी में प्रेजेंट था, उसी प्रकार से आपका एंजाइम भी प्रेजेंट रहेगा। जिस प्रकार हर एक हार्मोन का फंक्शन अलग अलग था, उसी प्रकार से एंजाइम का भी फंक्शन अलग अलग रहेगा हर जगह पर। इसको हम लोग यहाँ पे डीपली अभी डिस्कस करेंगे। ये हो गया आपका ग्लैंड। तो ग्लैंड क्या था हमारा, मेनली एक बैग लाइक स्ट्रक्चर था, जिसमें आपको दो चीज देखने को मिलेगा, एक हार्मोन और दूसरा एंजाइम। कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार से हार्मोन का अलग अलग फंक्शन था, उसी प्रकार एंजाइम का भी फंक्शन अलग अलग देखने को मिलेगा। जिस प्रकार हार्मोन हर एक बॉडी में हमको देखने को मिला था छोटे क्लास में, उसी प्रकार से एंजाइम भी हमको हर एक बॉडी पार्ट में देखने को मिलेगा। ये कुछ हो गया बेसिक सा टर्म। अब हालांकि जब आप एनसीईआरटी बुक को पलट कर देखेंगे और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, हालांकि अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारा कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यदि आपका कभी मन कर गया कि एनसीईआरटी बुक को पढ़े लाइन बाय लाइन, है ना, तो वहां पे आपको एक शब्द मिलेगा, जिसका वो शब्द होगा स्मॉल ग्लोब्यूल्स। स्मॉल ग्लोब्यूल्स, इस शब्द को देखकर घबराइएगा नहीं। स्मॉल ग्लोब्यूल्स का मतलब यहाँ पे बायोलॉजी में है कि बहुत ही छोटा टुकड़ा, बहुत ही छोटा टुकड़ा, जिसको कि आप सोच भी नहीं सकते कितना छोटा होगा, है ना। तो स्मॉल ग्लोब्यूल्स का मतलब हमेशा समझिएगा कि बहुत ही छोटा टुकड़ा। वो छोटा टुकड़ा किसका हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का हो सकता है, प्रोटीन का हो सकता है, फैट का हो सकता है। इन तीनों का ही क्यों हो सकता है, अभी हम लोग जानेंगे, है ना। वो टॉपिक यहाँ पे हमारा है। इसके बाद फिलहाल अभी ये जान लीजिए कि स्मॉल ग्लोब्यूल्स का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा टुकड़ा। कोई दिक्कत नहीं। आगे इमल्सिफाइड का मतलब हो जाएगा मथा हुआ। मथा हुआ का मतलब ये हो गया, जैसे आप आपकी माँ किचन में जब रोटी बनाती होंगी तो आटा को गूंथती होंगी, है ना, तो वो जो हो गया ना बहुत ही मथा हुआ चीज है। मतलब कि हम उसको मथ मथ के उसको इस प्रकार से बनाते हैं ताकि हम अपने भोजन के लिए रोटी अच्छी तरीके से बेल पाए, है ना। तो वो क्या हो गया हमारा, मथा हुआ, बहुत ही छोटा होगा और वो बहुत ही मथा हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आटा, यदि आटा का आप पार्टिकल देखें तो वो बहुत छोटा छोटा होता है ना, लेकिन जब हम उसको पानी दे के मथ देते हैं तो वो पूरा का पूरा एक मथा हुआ हमको नजर आता है, पूरा एक इमल्सिफाइड नजर आता है। वही हो गया हमारा इमल्सिफाइड का मतलब क्या, मथा हुआ, पूरा का पूरा मथा हुआ। और ये हमारा हो गया स्मॉल ग्लोब्यूल्स का मतलब क्या, बहुत ही छोटा छोटा। कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो गया कुछ बेसिक सा टर्म। अब आते हैं हम लोग अपने यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे, प्लांट के बारे में हम लोग जब पढ़ रहे थे कि प्लांट अपना भोजन किस प्रकार से बनाता है, तो आप याद कीजिए हम लोग वहाँ पर एक चीज मेंशन किए हैं। यदि आप नहीं उस वीडियो लेक्चर को देखे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उसको जाकर देखें, क्योंकि उसको समझ लेंगे तो ये बिल्कुल ही आसान आपको लगेगा, है ना। और उसमें भी हम लोग कुछ डायग्राम के साथ पढ़े हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और आप एंटरटेन भी हो जाएंगे, है ना। आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को भी मिलेगा, कुछ नया जानने को भी मिलेगा। तो उसमें हम लोग ये देखे थे कि प्लांट अपना जो भोजन बनाता है, जो अपना प्लांट भोजन बनाता है, वो इसको स्टोर करता है किस रूप में, स्टार्च के रूप में, है ना। किस रूप में, स्टार्च के रूप में। एक और चीज हम लोग वहां पे जाने थे कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक सेकेंड फॉर्म है, कौन सा, ग्लूकोज। ये भी हम लोग जान चुके हैं। तो क्या, हालांकि हम लोग वहां पे क्या लिखे थे कि कार्बोहाइड्रेट प्लांट स्टोर करता है किस रूप में, स्टार्च के रूप में। और एक और चीज, कंफ्यूज नहीं होइएगा यहाँ पे, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का दूसरा रूप कौन सा है, ग्लूकोज है। और कार्बोहाइड्रेट को प्लांट किस रूप में स्टोर करता है, स्टार्च के रूप में करता है। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्लूकोज को भी प्लांट स्टार्च के रूप में स्टोर करता है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का ही तो दूसरा रूप है हमारा ग्लूकोज। तो आप आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज दोनों एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग दूसरे नाम से किस नाम से जान सकते हैं, ग्लूकोज के नाम से जान सकते हैं। और हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि इस कार्बोहाइड्रेट को प्लांट किस रूप में स्टोर करता है, स्टार्च के रूप में करता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज को भी प्लांट किस रूप में स्टोर करेगा, स्टार्च के रूप में स्टोर करेगा, कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो एक ही चीज है। चाहे कार्बोहाइड्रेट कह लीजिए, चाहे ग्लूकोज कह लीजिए, इन दोनों को या फिर दोनों में से किसी एक को भी, क्योंकि दोनों तो एक ही चीज है, यदि प्लांट उसको स्टोर करता है तो उसको हम लोग कह देते हैं स्टार्च के रूप में वो स्टोर कर रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो आप चाहे कार्बोहाइड्रेट कह लीजिए, चाहे ग्लूकोज कह लीजिए, दोनों तो एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। उसके बाद जब इसको प्लांट अपना स्टोर करता है तो उसको हम लोग कह देते हैं स्टार्च। स्टोर करने का मतलब ये हो गया
कि उसको जब भी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगा तो उसको वो अकॉर्डिंग टू नीड अपना यूज कर लेगा। इसको हम लोग अपने प्लांट वाले सेक्शन में पूरा का पूरा जिक्र किए हुए है ना। उसके बाद अब जब हम लोग भोजन खा रहे होते हैं तो क्या हम लोग, ध्यान से सुनिएगा, क्या हम लोग कार्बोहाइड्रेट को खा रहे होते हैं या ग्लूकोज को खा रहे होते हैं या स्टार्च को खा रहे होते हैं? तो जवाब है कि हम लोग स्टार्च को खा रहे होते हैं। किसको? स्टार्च को। क्यों? क्योंकि यही तो हमारा कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज का स्टोर्ड रूप है और वही हम लोग खाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चे कि हम लोग कभी भी कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज को नहीं खाते हैं, हम लोग खाते किसको हैं? उसके स्टोर्ड रूप को, यानी कि स्टार्च को। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है? अब जब इस स्टार्च को हम लोग खाएंगे तो उस स्टार्च को क्या करेंगे? अपने दांत से और कुछ एंजाइम के मदद से हम लोग उसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े में बांटेंगे, यानी कि स्मॉल ग्लोब्यूल्स में उसको हम लोग बांटेंगे, यानी कि तोड़ देंगे। तो अब जाके हमारा वो कहलाएगा शुगर। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज अभी हम लोग इसको शुरू करने से पहले इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उसका और इसका इस पूरे पार्ट में बहुत ही ज्यादा जिक्र किया हुआ है, इसलिए हम इसको अभी डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो चलिए एक बार इसको फिर से कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज दोनों एक ही चीज है, बस अलग अलग उसका फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट का एक अलग फॉर्म है ग्लूकोज, तो हम लोग इसको एक साथ कार्बोहाइड्रेट आप कहना चाहें तो भी ठीक है, ग्लूकोज कहना चाहें तो भी ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो प्लांट जब इसको स्टोर करता है फ्यूचर के लिए तो उसको हम लोग कहते हैं स्टार्च, और जब भी हम लोग भोजन खाते हैं तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज को नहीं खा रहे होते हैं, उसके स्टोर्ड रूप को खा रहे होते हैं जिसका नाम है स्टार्च। अब जब स्टार्च को हम लोग खाएंगे तो उसको दांत से चबाएंगे तो क्या होगा? वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग चावल खा रहे हैं तो क्या चावल को हम लोग दांत से जब चबाते हैं तो क्या वो टूटता है कि नहीं टूटता है? तो वो हमारा जो टूट रहा है वो स्टार्च टूट रहा है, और जो वो जो चावल टूट रहा है वो स्टार्च के रूप में वो हमारा है और वो टूट रहा है। और जब टूटने के बाद, ब्रेक होने के बाद जो हमको देखने को मिलेगा हमारे माउथ में, वो हमारा हो जाएगा ग्लूकोज। कोई दिक्कत नहीं। तो स्टार्च को जब हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में, यानी कि स्मॉल ग्लोब्यूल्स में जब हम लोग उसको तोड़ते हैं तब उसको हम लोग कह देते हैं शुगर। कोई दिक्कत नहीं। ये शुगर वो चीनी वाला नहीं समझिएगा जो कि हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, वो चीनी नहीं है। ये शुगर अलग चीज है। ये शुगर बहुत ही छोटा रूप है किसका? स्टार्च का। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? ये एक पहला हो गया कॉन्सेप्ट, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट आपके पास ये है न्यूट्रिएंट्स का। याद कीजिए हम लोग न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या समझे थे? न्यूट्रिएंट्स हमारा क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। न्यूट्रिएंट्स मेनली हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा फैट। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? तो ये जो आप देख रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम चावल दाल और सब्जी खा रहे हैं, तो क्या हम चावल दाल सब्जी खा रहे हैं क्या? नहीं, हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को खा रहे होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी कार्बोहाइड्रेट किस रूप में? स्टार्च के रूप में। क्यों? क्योंकि हमारा ये स्टोर्ड रूप है। कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इसको हम लोग कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग मेनली न्यूट्रिएंट्स भी कह देते हैं, है ना। तो इन्हीं 3 चीजों को हम लोग इस पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में किस प्रकार से ब्रेक करेंगे, किस प्रकार हमारे बॉडी में भोजन का पाचन होगा, किस प्रकार भोजन पचेगा और उससे हम लोगों को एनर्जी कैसे मिलेगा, इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को आप ये ध्यान में रखेंगे तभी ये पूरा हमारा समझ में आ पाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सेकेंड रूप है ग्लूकोज। तो इन दोनों को, या फिर कार्बोहाइड्रेट आप कह लीजिए या फिर ग्लूकोज कह लीजिए, प्लांट जब इसको स्टोर करता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। और हम लोग स्टार्च को ही खाते हैं, इन दोनों को नहीं खाते हैं। इन दोनों के स्टोर्ड रूप को खा रहे होते हैं जिसका नाम है स्टार्च। और जब हम अपने दांत से और कुछ एंजाइम के मदद से जब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो वो हमारा कहला जाएगा शुगर। कोई दिक्कत नहीं बात समझने में? और न्यूट्रिएंट्स जब भी वर्ड जिक्र हो मतलब क्या? 3 चीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। वो भी कार्बोहाइड्रेट किस रूप में? स्टार्च के रूप में, स्टोर्ड रूप में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग अपना शुरू से लेकर नीचे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बार बार वर्ड न्यूट्रिएंट्स का जिक्र नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बार बार जिक्र करेंगे फूड का। किसका? फूड का। क्योंकि फूड ही तो हमारा क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। उसी में तो हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है।
फूड वर्ड यहाँ पे जिक्र करने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा समझ में आ सके। न्यूट्रिएंट्स फिर भी जितना भी है तो लगता है कि कुछ अलग ही चीज़ है ना, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे एक वर्ड ले लेंगे फूड तो हमको ज़्यादा ये समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं, फूड भी कह सकते हैं। तो फूड मेनली हम लोग यहाँ पे मानेंगे किसको, मान लीजिए आपको रोटी सब्जी आप मानना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स है। आप चावल दाल सब्जी मानना चाह रहे हैं, वो भी ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चावल दाल सब्जी को फूड मान लेंगे और इसको हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सबसे पहला हमारा यहाँ पे है कुछ बॉडी पार्ट है, पहले उसको देख लेते हैं। ये हमारा माउथ है, माउथ को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है बकल कैविटी, ठीक है। उसके बाद है हमारा टंग, इसका फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सारी चीज़ों को हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्लास 10th में आपको कहता है कि आप इसको डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं कहा कि आप इसको एलिमेंट्री कैनाल कह दीजिए, है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल हमारा क्या हुआ, माउथ से लेकर एनस तक के पार्ट को हम लोग कहते हैं एक शब्द में एलिमेंट्री कैनाल। यदि आपको कोई कहे कि बेटा बताओ माउथ से लेकर एनस तक के हर एक पार्ट को क्या कहते हैं, तो क्या आप हर एक पार्ट को मेंशन करेंगे, माउथ, टंग, ओइसोफेगस, स्टमक, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, अपेंडिक्स, डक्ट बाइल, गॉल ब्लैडर, डायफ्राम, लीवर, सिलेवरी ग्लैंड, क्या इतने सारे चीज़ों को आप बताएंगे? नहीं। बायोलॉजी कहता है कि इन सारे चीज़ों को बताने के बजाय आपको हम एक अच्छा सा सुंदर सा वर्ड दे रहे हैं जिसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल। यदि आप इन सारे वर्ड के बदले एक दूसरा वर्ड दे देते हैं एलिमेंट्री कैनाल, तो सामने वाला समझ जाएगा कि अच्छा ये बात कर रहा है कहाँ से कहाँ तक लेकर, माउथ से लेकर एनस तक का ये बात कर रहा है। तो माउथ से लेकर एनस तक के पार्ट को हम लोग कहते हैं पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं इस चीज को पूरा कि आखिर ये फंक्शन कैसे करता है हमारा, है ना। सबसे पहला हम लोग फूड अपने माउथ में लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फूड माउथ में लेते ही आप क्या करने लगते हैं, चबाने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको किसका फंक्शन देखने को मिला, टीथ का, दांत का। तो सबसे पहला हमारा यहीं से शुरुआत होता है। और हमेशा आप याद रखिएगा कि सबसे पहला डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ पे हमारा शुरू होता है, माउथ में। वो भी करता कौन है, टीथ, यानी कि हमारा दांत। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि बेटा बताओ कि डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि सॉरी आप डाइजेस्टिव सिस्टम इसको नहीं कहेंगे, हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे, है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला डाइजेशन का काम कहाँ पे शुरू होता है, तो हमारा माउथ में होता है। और करता कौन है, टीथ करता है, क्योंकि टीथ हमारे फूड को क्या करता है, ब्रेक करने का ही तो काम करता है ना। तो सबसे पहला आपको टीथ का फंक्शन मालूम चल गया, वो फूड को ब्रेक करेगा। फूड को ब्रेक कर रहा है मतलब किसको ब्रेक कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक कर रहा है। इसलिए हम लोग अब इन तीनों को ना कहा के एक अलग वर्ड ले लेंगे, फूड, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो जैसे हम लोग अपने माउथ में फूड लिए तो वहां पे टीथ हमारा क्या कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया। सबसे पहला डाइजेशन का प्रोसेस हमारा यहीं पे शुरू हो गया। अब यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ पे फिर आता है हमारा टंग। टंग का यहाँ पे दो फंक्शन है। टंग का यानी कि जीभ का यहाँ पे हमारा दो फंक्शन है। पहला क्या है, हमारे फूड को मिक्स करना, है ना। हमारे फूड को माउथ में मिक्स करना। कभी कभी हम लोग करते हैं ना, अपने भोजन को इधर ले लेते हैं, कभी कभी इधर लेके चबाते हैं, कभी इधर लेके चबाते हैं, कभी इधर लेके चबाते हैं। तो इधर और इधर का जो मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है फूड का अपने माउथ में, ये किसके वजह से देखने को मिल रहा है, ये टंग के वजह से मिल रहा है। तो ये हमारा क्या कर रहा है, फूड को मिक्स करने के लिए, मिक्स करने में मदद कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है स्वेलो, अंदर घोटने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल आप चावल खाते हैं, यदि आपके पास जीभ नहीं होता तो आप फूड को मिक्स भी नहीं कर पाते और अंदर भी नहीं घोट पाते। तो यहाँ पे टंग का दो फंक्शन है हमारे पास, क्या, पहला फूड को मिक्स करना, दूसरा हमारा है उसको स्वेलो यानी कि अंदर घोटना, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया हमारा माउथ में। लेकिन माउथ में एक और चीज हमारा प्रेजेंट है, उसको हम लोग कहते हैं सिलेवरी ग्लैंड। अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग सिलेवरी ग्लैंड यानी कि जो ग्लैंड है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर। क्या यहाँ पे ये एक छोटा सा आपको बैग जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है क्या, यहाँ से लेके इस प्रकार का ये एक बैग जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को लग रहा है, दिस इज नोन एज ग्लैंड। यही है हमारा ग्लैंड और इस ग्लैंड का नाम है हमारा सिलेवरी ग्लैंड। ग्लैंड बहुत प्रकार के होते हैं, एंजाइम भी बहुत प्रकार के होते हैं, हार्मोन भी बहुत प्रकार के होते हैं। ये सारा कुछ आप लोग बहुत कुछ जान भी चुके हैं, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिल जाएगा, सीखने को मिल जाएगा, है ना।
तो हमारा सबसे पहला माउथ में है सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड सेक्रेट करेगा, या फिर सेक्रेट के जगह पे आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या? प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? सलाइवा। अच्छा, आप याद कीजिए, आप किसी लजीज चीज को, अपने पसंदीदा चीज को देखते होंगे और आपके माउथ में, आपके मुंह में पानी आ जाता होगा। वो जो पानी आ रहा है वही है हमारा सलाइवा। अच्छा, इसको ऐसे भी समझिए। अच्छा, आप कभी भी रोटी, केवल रोटी, अकेला रोटी, रोटी के अलावा कुछ मत खाइए, सब्जी, दाल, चावल कुछ भी मत खाइए। केवल रोटी का एक टुकड़ा लीजिए और उसको बार 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 चबाते रहिए, चबाते रहिए, चबाते रहिए। एक समय ऐसा आएगा जब आपके माउथ में उस रोटी के साथ साथ कुछ लिक्विड भी मिल चुका हुआ होगा, है ना। चबाते चबाते रहेंगे आप, तो आपको एक समय ऐसा भी देखने को मिलेगा कि उस रोटी के साथ आपके माउथ में कुछ वाटर भी प्रोड्यूस हो गया है। तो वो जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा क्या है? सलाइवा है। कोई दिक्कत नहीं। और ये सलाइवा हमारा सेक्रेट कहाँ से होगा, प्रोड्यूस कहाँ से होगा? सलेवरी ग्लैंड से होगा। ठीक है। अब ये जो वाटर आपको दिख रहा है सलाइवा, सलाइवा मेनली क्या है? एक वाटर है। ठीक है। और इस वाटर के अंदर, इस वाटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक एंजाइम जिसका नाम है सलेवरी अमाइलेज। क्या नाम है? सलेवरी अमाइलेज। अब यहाँ पे आपको एंजाइम समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला माउथ में आपको मिल गया, वो भी माउथ में कहाँ पे? सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड में भी कहाँ पे? सलाइवा में। बहुत समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला क्या? सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करेगा? सलाइवा को करेगा, जो कि वाटर ही है हमारा। और उस वाटर में आपको क्या देखने को मिलेगा? सलेवरी अमाइलेज, जो कि एक एंजाइम है। कोई दिक्कत नहीं। और अभी तुरंत हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि हर एक हार्मोन का फंक्शन जिस प्रकार से अलग अलग है, उसी प्रकार से एंजाइम का भी फंक्शन अलग अलग है। तो इस एंजाइम का फंक्शन अलग होगा। क्या होगा इस एंजाइम का फंक्शन? देखते हैं यहाँ पे। ये एंजाइम स्टार्च को ब्रेक करता है शुगर में। अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, स्टार्च को ब्रेक करता है शुगर में। और ये स्टार्च हमारा क्या है? स्टोर्ड रूप है। किसका? या तो आप कार्बोहाइड्रेट का कह लीजिए, या तो आप ग्लूकोज का कह लीजिए। अब यहाँ पे आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस चीज को। इसीलिए हम पहले ही आपको बता दिए थे कि इन दोनों चीज को आप हमेशा अपने दिमाग में रखें, तभी ये आपको समझ में आ पाएगा। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा? यहाँ पे स्टार्च ब्रेक हो गया, किसमें? शुगर में। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस स्टार्च के जगह पे यदि हम लोग अभी तुरंत बात कर दे कि ये स्टार्च हमारा कार्बोहाइड्रेट है या फिर ग्लूकोज है, तो क्या गलत होगा? बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट का ही तो एक स्टोर्ड रूप है। क्या? स्टार्च। और वो स्टार्च हमारा ब्रेक हो गया किसमें? शुगर में। और ये मेनली हमारा शुगर क्या है? शुगर मेनली हमारा जब स्टार्च को छोटे छोटे टुकड़ों में, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग ब्रेक कर देंगे, तो वही हमारा कहला जाता है शुगर। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल इतना दूर तक जो भी पढ़े हैं इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमको बहुत कुछ अभी जानना है। तो सबसे पहला क्या, जब हम लोग अपने फूड को अपने माउथ में लेते हैं तो सबसे पहला डाइजेशन का काम जो करता है शुरू, वो करता है हमारा टीथ। टीथ हमारे फूड को ब्रेक करने में मदद करता है। उसके बाद हमारा फंक्शन वहाँ पे चालू होता है किसका? टंग का। टंग दो फंक्शन करता है, पहला मिक्स करने का फूड को, दूसरा अंदर घोटने में मदद करता है। उसके बाद हमारे माउथ में सलेवरी ग्लैंड पाया जाता है, जो कि सेक्रेट करेगा सलाइवा को। और सलाइवा हमारा क्या? मेनली एक वाटर है, और वाटर के अंदर आपको मिलेगा एक एंजाइम जिसका नाम है सलेवरी अमाइलेज। और ये सलेवरी अमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को ब्रेक करेगा, किसमें? शुगर में। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। अब इतना ब्रेक होने के बाद अब हमारा जीभ उसको क्या करेगा? घोटने में मदद करेगा। क्या ऐसा होता है क्या आप केवल भोजन को लिए हैं, बार बार चबाए जा रहे 24 घंटा अपने मुंह में ही रखे हुए हैं? ऐसा तो नहीं होता है, उसको हम लोगों को अंदर घोटना पड़ता है ना। तो घोटने में मदद कौन करेगा? टंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है स्वेलो। स्वेलो का मतलब अंदर घोटना। तो अब हमारा फूड धीरे 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 माउथ से होकर कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। ये जो आप ट्यूब जैसा एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, एक पाइप जैसा, इसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजी में ओइसोफेगस। क्या कहेंगे? ओइसोफेगस। और इसको हम लोग मेनली पढ़े हैं छोटे क्लास में, फूड पाइप भी हम लोग इसको कह देते हैं। क्या कहते हैं? आप जो कहना चाहें वो भी सही रहेगा। आप ओइसोफेगस कह दीजिए वो भी ठीक है, फूड पाइप कह दीजिए वो भी ठीक है। अब जब भोजन हमारा यहाँ से माउथ से लेकर यहाँ इस ट्यूब में आता है, तो यहाँ पे एक मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट होता है, जरा समझिए इस चीज को। देखिए यहाँ पे ये हमारा है, मान लीजिए फूड पाइप या फिर ओइसोफेगस, ये इस प्रकार का। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पे इस प्रकार का है ना।
अब क्या होगा, ऊपर में माउथ है, यहाँ पे मान लीजिए हमारा क्या है, माउथ है, और माउथ में हमारा क्या है, अभी फूड है ना, दाल चावल सब्जी आप जो एज्यूम कर ले वो है हमारा। अब उसको हम लोगों को अंदर घोटना है ना। तो जब हम लोग उस फूड को अंदर घोटेंगे तो अब यहाँ पे हमारे इस फूड पाइप में क्या मूवमेंट होगा, आप ध्यान से देखिएगा। ऊपर में क्या है, यहाँ पे फूड है, और जब हम लोग उसको जीभ से प्रेशर देंगे अंदर फूड को, तब यहाँ पे मूवमेंट कैसा होगा, इस चीज को देखिए। इस प्रकार का हमारा फूड पाइप है। अब जब हमारा जीभ हमारे भोजन को प्रेशर देगा कि तुम अंदर जाओ, फूड पाइप में जाओ, तो मूवमेंट देखिए इस प्रकार का होगा। हमारा फूड पाइप अपने आप एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा इस प्रकार का, और जब ये एक्सपेंड होगा तो हमारा जो फूड है वो धीरे धीरे अंदर आना शुरू हो जाएगा, और जब वो धीरे धीरे ऐसे अंदर आता जाएगा तो ऊपर वाला ये अपने आप ऐसे क्लोज होता जाएगा इस प्रकार का। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हमारा कैसा रहता है, फूड पाइप इस प्रकार का रहता है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट रहता है, पूरा सिकुड़ा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही हमारा फूड अंदर आता है हमारे फूड पाइप में, तो हमारे फूड पाइप का मूवमेंट कैसा होता है, पहले इस प्रकार का रहता है। तो फूड पाइप माउथ से जब फूड हमारा जब फूड पाइप में आएगा तो इस प्रकार का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये धीरे धीरे फैलता जाएगा और फूड जो है अंदर आता जाएगा, और फिर ये अपने आप को दोबारा फिर अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा इस प्रकार का, है ना। और ऐसे ऐसे हमारा फूड अंदर जाता जाएगा, यानी कि इस प्रकार का मूवमेंट जो आपको है हर बार देखने को आपको अपने फूड पाइप में देखने को मिलेगा। और ये जो मूवमेंट आप देख पा रहे हैं, यही मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या मूवमेंट कहेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो अब यदि बच्चे आपसे कहीं पे कोई पूछ दे, मान लीजिए यहाँ से बाहर आप जाएं और आपसे पूछ दे कि बताओ बेटा फूड पाइप में एक मूवमेंट होता है तब जब हम लोग अपने माउथ से फूड को अंदर लेते हैं, तब उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहेंगे। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में कैसा फंक्शन होता है, जैसे अभी हम लोग अपने हाथ से जाने हैं, जैसे जैसे फूड अंदर आता जाएगा ये हमारा फैलता जाएगा और फिर ये अपने एक्चुअल पोजीशन पे आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ पे हो गया। अब धीरे धीरे हमारा ये फूड आ रहा है कहाँ पर, स्टमक में, और ये स्टमक हमारा कैसा होता है, जे शेप होता है। जे यानी कि आप पढ़े होंगे इस प्रकार का शेप होता है जे, ये हमारा मेनली क्या है, इस प्रकार का। हालांकि जे तो ऐसा होता नहीं है, हम लोग एबीसीडी में पढ़े इस प्रकार का, लेकिन हमारा जो स्टमक है वो कुछ इस प्रकार का होता है ना। और ये हमारा क्या है, जे स्ट्रक्चर है जो कि हमारा होता है किसका, स्टमक का, कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं कि स्टमक में हमारा न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट किस प्रकार से ब्रेक होता है, चलिए समझते हैं चीज को। सबसे पहले आपको इस स्टमक के इनर वॉल में यानी कि अंदर वाले वॉल में, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा स्टमक है इसके अंदर वाले वॉल में यहाँ पे आपको एक ग्लैंड देखने को मिलेगा जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ग्लैंड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे सैलिवरी ग्लैंड, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड सबसे पहली बात कहाँ पे पाया जाएगा, इनर वॉल ऑफ स्टमक, स्टमक के अंदर वाले वॉल में आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड देखने को मिलेगा। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन चीजों को सेक्रेट करता है, यानी कि तीन चीजों को वो प्रोड्यूस करता है। सबसे पहला है हमारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को हम लोग केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज ये सेक्रेट करेगा पेप्सिन, तीसरा चीज करेगा म्यूकस। अब ये तीनों चीज क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। HCl तो हम लोग मेनली जानते हैं कि ये एक एसिड है, लेकिन बच्चे याद रखिएगा हमेशा कि HCl यानी कि एसिड, और भी बहुत प्रकार के एसिड होते हैं। हमारे बॉडी के लिए बहुत सारा एसिड फायदेमंद भी है और बहुत सारा एसिड हमारे बॉडी के लिए हानिकारक भी है। बात समझ में आ गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि एसिड का हमेशा दो पहलू है। पहला पहलू क्या है कि वो हानिकारक भी होता है और वो हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद भी होता है। किस प्रकार से होता है अभी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहला हमारे पास एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसका दो फंक्शन है आपके बॉडी में। सबसे पहला फंक्शन क्या है, किल बैक्टीरिया, यानी कि आपके बॉडी में मान लीजिए आप भोजन खा रहे थे, भोजन के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकता है। तो उसको जो मारने का काम करेगा, उसको जो किल करने का काम करेगा, वो करेगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहला फंक्शन क्या हो गया हमारा HCl का, किल बैक्टीरिया, या फिर बैक्टीरिया के जगह पे कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यदि आ गया हमारे बॉडी के अंदर तो वो हमको
ये HCl हमारा उसको किल कर देगा, मार देगा। दूसरा फंक्शन हमारा क्या है HCl का, कि इस स्टमक में एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करना, एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करना। अब ये एसिडिक मीडियम क्रिएट क्यों कर रहा है, समझते हैं इस चीज को। जब तक स्टमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट नहीं होगा तब तक पेप्सिन अपना काम चालू नहीं करेगा। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि जब तक HCl के मदद से हमारा स्टमक एसिडिक नहीं होगा, यानी कि थोड़ा सा एसिडपन इसमें नहीं आएगा, तब तक पेप्सिन अपना काम चालू नहीं करेगा। अब बात है कि पेप्सिन का काम क्या है। पेप्सिन हमारा एक क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। लेकिन क्या, तो प्रोटीन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या डाइजेस्ट करेगा, हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। कौन, पेप्सिन। लेकिन ये पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट यानी कि पचाएगा तभी जब इस स्टमक में एक एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाए। तो यदि आपसे कोई पूछ दे अब कि बेटा बताओ पेप्सिन अपना काम कब चालू करता है, तब चालू करेगा जब स्टमक में हमारा कौन सा मीडियम क्रिएट हो जाए, एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाए। और वो किसके थ्रू होगा, HCl के थ्रू होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो हो गया HCl का फंक्शन कि ये दो फंक्शन परफॉर्म करेगा। पहला बैक्टीरिया या फिर कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया उसको किल कर देगा। दूसरी बात ये कि ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा तभी जाके हमारा पेप्सिन यानी कि प्रोटीन को तोड़ने का काम चालू करेगा, उसके पहले नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारा है म्यूकस। अब अभी तुरंत हम लोग जाने थे कि एसिड हमारे बॉडी के लिए हानिकारक भी है, फायदेमंद भी है ना। फायदेमंद यहाँ पे हमारा एसिड किस प्रकार से हुआ कि जो भी बैक्टीरिया होगा उसको मार देगा और ये एसिडिक मीडियम बनाएगा, तभी तो हमारा पेप्सिन का काम चालू होगा। लेकिन है तो एसिड ना, इसका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक तो होगा, कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो होगा। क्या लिमिटेशन है, ये क्या करता है म्यूकस, एसिड से हमारे स्टमक के अंदर वाले एरिया को बचा के रखता है। क्या करता है, बचा के रखता है। एसिड है तो हानिकारक भी होगा, फायदेमंद भी होगा। फायदेमंद कैसे था ये हम लोग यहाँ पे जान लिए, ये दोनों की मदद से, है ना। और चूंकि एसिड है तो हानिकारक भी है, तो म्यूकस हमारा क्या करेगा, मेनली म्यूकस इस स्टमक के अंदर वाले वॉल में एक लेयर चढ़ा देता है जो कि स्टमक के वॉल को एसिड से बचा के रखता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यदि आपसे पूछ दे कि बेटा म्यूकस का फंक्शन क्या है, क्या बताओगे। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर वॉल को, किसके इनर वॉल को, स्टमक के इनर वॉल को, किससे बचाने के लिए, एसिड से बचाने के लिए। कौन सा एसिड, HCl एसिड, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे स्टमक में हमको क्या देखने को मिला, स्टमक के अंदर वाले वॉल में हमको एक गैस्ट्रिक ग्लैंड देखने को मिलेगा जो कि 3 चीजों को सेक्रेट करेगा। सबसे पहला HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl का यहाँ पे 2 फंक्शन है, बैक्टीरिया को किल करेगा या फिर कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको मार देगा। दूसरा वो कि एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। एसिडिक मीडियम क्रिएट करने का मतलब क्या हो गया कि ये अपना एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा तभी जाके हमारा पेप्सिन वहाँ पे अपना फंक्शन कर पाएगा। और पेप्सिन हमारा क्या है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि प्रोटीन को ब्रेक करने में सपोर्ट करेगा, मदद करेगा। और म्यूकस हमारा क्या करेगा, म्यूकस मेनली एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इस अंदर वाले वॉल को, स्टमक को बचा के रखता है, कोई दिक्कत नहीं। अब याद रखिए अभी फिलहाल हमारे इस फूड में क्या मिला हुआ है, एसिड मिला हुआ है, क्योंकि एसिडिक मीडियम यहाँ पे क्रिएट हो चुका था, है ना। तो अब ये जो यहाँ पे आप एसिडिक मीडियम है और यहाँ पे जो आपका फूड होगा उसमें क्या मिला हुआ होगा, अभी एसिड मिला हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एसिड वाला फूड अब धीरे धीरे आ रहा है इस पाइप से होते होते कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप ये जो कॉइल जैसा कुछ देख रहे होंगे पूरा घुमावदार रास्ता वाला, ये हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक से हमारा फूड आ गया है किधर, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है। और जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो अभी भी फूड में क्या मिला हुआ है, एसिड मिला हुआ है। और चूंकि हमारे फूड में एसिड है तो हमारे लिए हानिकारक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले एसिड को हटाएंगे। एसिड को हटाने के लिए हमें यहाँ पे 2 चीजों को पढ़ना पड़ेगा, पहला पेनक्रियाज, दूसरा लीवर। पहला क्या, पेनक्रियाज और दूसरा लीवर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं अपना लीवर के बारे में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लीवर क्या करेगा, लीवर सेक्रेट करेगा, ध्यान रखिएगा, लीवर सेक्रेट करेगा यानी कि लीवर प्रोड्यूस करेगा क्या चीज, बाइल जूस। अब बच्चे
कहीं पर भी यदि आपको बाइल जूस मिल जाए या फिर बाइल मिल जाए या फिर बाइल सॉल्ट मिल जाए, तीनों का मतलब सेम है। कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि एनसीईआरटी में तीनों चीज मेंशन किया हुआ है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाइल अलग चीज है, बाइल जूस अलग चीज है, बाइल सॉल्ट अलग चीज है। नहीं, तीनों एक ही चीज है बच्चे, इस चीज को याद रखिएगा। तो लीवर हमारा क्या सेक्रेट करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे आप एक लीवर का स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। ये लीवर हमारा सेक्रेट करेगा क्या, बाइल जूस या फिर बाइल सॉल्ट, आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बाइल जूस कंटेन करता है अपने आप में सॉल्ट, यानी कि ये थोड़ा सा नमकीन होता है, यानी कि अपने आप में ये सॉल्ट कंटेन किए हुए रहता है, जिसके कारण ये नमकीन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला क्या हो गया, लीवर सेक्रेट करेगा बाइल जूस, बाइल सॉल्ट या फिर बाइल को, जो कि होता कैसा है, वो अपने आप में क्या कंटेन किए हुए रहेगा, सॉल्ट कंटेन किए रहेगा, यानी कि उसमें नमक का मात्रा रहेगा, जिसके कारण से वो क्या होगा, नमकीन हो जाएगा, जिसका कलर कैसा होगा, ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो, उसमें आपको थोड़ा बहुत ग्रीन का भी पार्ट देखने को मिलेगा, कुछ कुछ आपको येलो पार्ट भी देखने को मिलेगा, तो उसका कलर होता है ग्रीनिश येलो। अब ये जो बाइल हमारा जूस है जो सेक्रेट कर रहा है लीवर, वो लीवर में स्टोर्ड नहीं रहता है, सेक्रेट तो करता है लीवर, लेकिन स्टोर हो जाता है हमारा गॉल ब्लैडर में, जो कि गॉल ब्लैडर हमारा है ये वाला पार्ट, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग यहाँ पे मेंशन भी किए हुए हैं कि हमारा गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर है। तो यहाँ से लीवर से हमारा बाइल जूस या फिर बाइल सॉल्ट या फिर बाइल सेक्रेट होगा, जो कि अपने आप में नमक कंटेन किए हुए रहेगा, जिसके कारण उसका नमकीनपन उसमें आ जाता है ना, और वो हमारा ग्रीनिश येलो कलर का रहेगा, और वो स्टोर कहाँ पे रहेगा, गॉल ब्लैडर में, यानी कि इस वाले एरिया में हमारा वो स्टोर्ड रहेगा। अब सवाल यह है कि गॉल ब्लैडर कहाँ पे रहता है हमारा, कहाँ पे गॉल ब्लैडर लोकेट किया रहता है, तो गॉल ब्लैडर हमारा लीवर में ही लोकेट किया हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। अब इस बाइल जूस का दो फंक्शन है, क्या है, पहला फंक्शन मेक मीडियम अल्कलाइन। तो आप जरा बताइए कि जब यहाँ से हमारा फूड आया था स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो एसिडिक था। अब हमारा इस एसिडिक मीडियम को बना देगा अल्कलाइन मीडियम, कौन बनाएगा, वो बनाएगा हमारा बाइल जूस। और ये बाइल जूस हमारा कहाँ से आएगा, ये लीवर है, ये उसको सेक्रेट किया, गॉल ब्लैडर उसको स्टोर कर लिया, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा बाइल डक्ट, यानी कि ये वो रास्ता है जिससे कि हमारा बाइल जूस होके ऐसे होते ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा, और जब वो एंटर करेगा तो ये एसिडिक मीडियम था तो उसको बना देगा अल्कलाइन, यानी कि नमकीनापन उसको प्रोवाइड कर देगा, जिसके कारण यहाँ पे एसिडिक मीडियम खत्म हो जाएगा, अल्कलाइन मीडियम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। ये तो हो गया इसका पहला फंक्शन बाइल जूस का। दूसरा फंक्शन क्या है, टू ब्रेक फैट। याद कीजिए न्यूट्रिएंट्स में तीन चीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, यही फैट को ब्रेक करेगा कौन, ये हमारा बाइल जूस। तो बाइल जूस का भी दो फंक्शन हो गया बच्चे। पहला फंक्शन क्या कि ये मीडियम प्रोवाइड करता है, कैसा, अल्कलाइन, नमकीना वाला, नमकीनपन वाला, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, ये फैट को ब्रेक करता है, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारा कहाँ पे पाया जाएगा, ये हमारा लीवर में सेक्रेट होता है, और इसी को हमको ये जो हमारा बाइल जूस है इसको स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर के बाद से ये हमारा एक रास्ता है जिसको हम लोग कहते हैं बाइल डक्ट, उसी के थ्रू होते ये अंदर होते स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, जो कि यहाँ पे पहले से ही एसिडिक मीडियम रहता है, जो कि इधर से आया हुआ था, तो उसको अल्कलाइन बना देता है। इस रास्ते के थ्रू होते स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और उस एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम बना देता है। तो यहाँ पे आपको लीवर के साथ गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर के साथ हमारा इस बाइल डक्ट का भी फंक्शन समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब इसके बाद हमारा आता है पैनक्रियाज का फंक्शन। जिस प्रकार से यहाँ पे हमारा लीवर था उसी प्रकार से हमारा एक और ऑर्गन है जिसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज समझते हैं, पैनक्रियाज क्या है, इसका क्या फंक्शन है। देखें यहाँ पे ये एक आपको यहाँ पे एक लीफ के जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा, पत्ता जैसा, है ना। इसको हम लोग कहते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज सेक्रेट करेगा पैनक्रियाटिक जूस को। ये एक मेनली हमारा लिक्विड टाइप का होता है। जूस से आप समझ लेते होंगे कि जूस मतलब कि कुछ लिक्विड होगा, बिल्कुल वही है। यहाँ पे हमारा जो है वो एक पैनक्रियाटिक जूस वो सेक्रेट करेगा, जो कि पैनक्रियाटिक जूस में हमारा रहेगा एंजाइम। वो भी कौन सा एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम।
याद रखिएगा क्या कि पैनक्रियाज सेक्रेट करेगा पैनक्रियाटिक जूस, और इस पैनक्रियाटिक जूस में हमको देखने को मिलेगा डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम हमको 3 प्रकार का देखने को यहाँ पे मिलेगा। पहला है हमारा पैनक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है लाइपेज। याद रखिए क्या है पहला, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज का फंक्शन क्या है, वो ब्रेक करेगा किसको, स्टार्च को। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। अब देखिए आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि जब यहाँ पे स्टार्च को ब्रेक किया ही तो फिर यहाँ पे क्यों किया। देखिए हमारे बॉडी में एक जगह पे नहीं होता है, एक जगह पे आप नहीं कह सकते हैं कि केवल एक ही जगह पे डाइजेशन का काम होता है, नहीं। जब तक इसको पूरा का पूरा छोटा रूप में नहीं तोड़ देगा, ब्रेक नहीं कर देगा, तब तक वो होता रहेगा। अब जरा आप मानिए इसको जरा देखें यहाँ पे, क्या आप माउथ में चावल को खाते हैं तो क्या वो पूरी तरीके से पच गया क्या, नहीं, उसको और जरूरत है तोड़ने का। तो यहाँ पे उसको कौन तोड़ेगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज तोड़ेगा स्टार्च को, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक करेगा। उसी प्रकार आप याद कीजिए कि प्रोटीन को एक बार हमारा और कौन तोड़ा था, पेप्सिन तोड़ा था, यानी कि ब्रेक किया था। तो इसके बाद भी इसको ब्रेक करने की जरूरत है, जो कि करेगा कौन, ट्रिप्सिन करेगा, ठीक है। उसके बाद लाइपेज क्या करेगा, फैट को ब्रेक करेगा। यहाँ पे हमारा बाइल जूस भी एक बार फैट को ब्रेक किया था, लेकिन दोबारा यहाँ पे कर रहा है कौन, ये हमारा लाइपेज कर रहा है। दोबारा इसलिए आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि हमारे बॉडी में एक बार ब्रेक करने से वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, इसलिए उसको फर्दर यानी कि और भी ब्रेक करने की जरूरत पड़ती है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो इतना दूर से आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टार्च भी 2 बार ब्रेक हुआ, एक बार यहाँ पर माउथ में और एक बार पैनक्रियाटिक जूस की मदद से, यानी कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज की मदद से। तो स्टार्च हमारे पास 2 बार ब्रेक हो गया। उसके बाद फैट भी हमारे पास 2 बार ब्रेक हुआ, एक बार बाइल जूस की मदद से यहाँ पर, और एक बार लाइपेज की मदद से यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटीन भी आपको 2 बार टूटता हुआ नजर आया, कहाँ कहाँ पर, एक बार पेप्सिन जो कि हमारा क्या था, डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक करेगा प्रोटीन को, एक बार यहाँ देखने को मिला। दूसरी बार आपको ट्रिप्सिन ब्रेक करेगा, यहाँ पे देखने को मिला। यानी कि स्टार्च कह लीजिए या फिर कार्बोहाइड्रेट कह लीजिए या फिर ग्लूकोज कह लीजिए, मेनली हमारा स्टार्च क्या है, एक स्टोर्ड रूप ही तो है ना, किसका, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि स्टार्च भी 2 बार ब्रेक हुआ, प्रोटीन भी 2 बार ब्रेक हुआ और फैट भी 2 बार ब्रेक हो गया। कोई दिक्कत नहीं आता समझने में। अब यहाँ पे जो हमारा स्टमक से फूड आया था वो था हमारा एसिडिक मीडियम, यानी कि उसमें एसिड मिला हुआ था, तो उसको अल्कलाइन बना दिया कौन, बाइल जूस। तो बाइल जूस का भी फंक्शन हमको समझ में आ गया। बाइल जूस बोले या फिर बाइल सॉल्ट बोले या फिर बाइल बोले, इसका मतलब एक ही है, जिसका फंक्शन हमारा 2 था। अब यहाँ पे कुछ अपना पैनक्रियाज भी मदद करता है, मदद डाइजेस्ट करने में। पैनक्रियाज सेक्रेट करेगा पैनक्रियाटिक जूस, जो कि हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम है। वो डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे पास 3 है। पहला पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो कि ब्रेक करेगा स्टार्च को, ट्रिप्सिन ब्रेक करेगा प्रोटीन को, लाइपेज ब्रेक करेगा फैट को। अब आते हैं हम लोग अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन केवल नाम के लिए स्मॉल है, बात समझ में आ गया। लेकिन ये जो आपका पूरा का पूरा माउथ से लेकर एनस तक जो आप एलिमेंट्री कैनाल देख रहे हैं, यही वो स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि एलिमेंट्री कैनाल में सबसे बड़ा पार्ट है। याद रखिएगा, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल में सबसे बड़ा पार्ट क्या है हमारा, तो हमारा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए हम पहले बोले कि ये केवल नाम के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल में सबसे बड़ा पार्ट यही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा कहलाता है साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन हो जाता है ना। कैसे होता है अभी समझते हैं। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको कुछ देखने को मिलेगा ग्लैंड, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पे, जिस प्रकार से स्टमक के इनर वॉल में आपको देखने को मिला था गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसी प्रकार से आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वाले वॉल में, यानी कि अंदर वाले वॉल में आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ ग्लैंड देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गया, कुछ ग्लैंड। और वो ग्लैंड क्या सेक्रेट करेगा, इंटेस्टिनल जूस सेक्रेट करेगा, जो कि एक एंजाइम अपने आप में कंटेन किए रहेगा। जैसे यहाँ पे हमारा क्या था, पेनक्रियाज सेक्रेट किया पेनक्रियाटिक जूस को,
तो पैनक्रियाटिक जूस में क्या हमको देखने को मिला, डाइजेस्टिव एंजाइम देखने को मिला। उसी प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वाले वॉल में ग्लैंड होगा, ग्लैंड सेक्रेट करेगा इंटेस्टिनल जूस, और उस इंटेस्टिनल जूस के अंदर हमको देखने को मिलेगा एंजाइम। कोई दिक्कत नहीं। और एंजाइम का तो फंक्शन हमको मालूम है, अलग अलग होता है ना। यहाँ भी देखे कुछ इधर भी देखे और कुछ यहाँ भी देखने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एंजाइम यहाँ पे करता क्या है, समझिए इस चीज को। प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। अब यहाँ पे आप कार्बोहाइड्रेट देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये आप कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे आप इसको स्टार्च भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फैट को कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरॉल में। याद रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वाले वॉल में आपको ग्लैंड मिलेगा, ग्लैंड सेक्रेट करेगा इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टिनल जूस के अंदर हमारा होगा एंजाइम, जो कि करता क्या है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, फैट को करता है फैटी एसिड और ग्लाइसिरॉल में करेगा, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको एक और चीज जानना जरूरी है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज है, ये ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल दोनों में अलग अलग होता है। बात समझ में आ गया, समझते हैं इस चीज को। जो एनिमल प्लांट खाते हैं, जो एनिमल प्लांट पे डिपेंड हैं, यानी कि वो प्लांट को खाते हैं, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा देखने को मिलता है। याद रखिएगा कि जो भी हमारे एनिमल प्लांट को खाते हैं उसमें साइज बड़ा देखने को मिलता है, और जो प्लांट नहीं खाते हैं उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही छोटा देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल है कि ये बड़ा छोटा आखिर क्यों है ना, क्यों है, समझते हैं इसको। जो एनिमल प्लांट को खाते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वो जो प्लांट खा रहे होते हैं उसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगा जिसका नाम है सेल्यूलोज। क्या नाम है, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को पचाना मीट के पचाने के ज़्यादा कठिन है। याद रखिए, हम लोग तो मीट खाते हैं, हम लोग तो बहुत सारे आदमी मीट भी खाते हैं, बहुत सारे मीट नहीं भी खाते हैं, है ना। तो हम लोग हमारा जो बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होगा वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू गॉट या फिर जेब्रा, इन सब के मुकाबले। क्यों? क्योंकि वो लोग प्लांट को खाते हैं, ग्रास को खाते हैं, घास भूसा इन सब चीज़ों को खाते हैं, और उनमें पाया जाएगा क्या, प्लांट में, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज को पचाना ज़्यादा मुश्किल है किसके मुकाबले, मीट के मुकाबले। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। इसी के कारण जो प्लांट खाते हैं जो एनिमल, उसमें हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा देखने को मिलता है, और जो मीट खाते हैं उसमें आपको छोटा देखने को मिलेगा। ये हमारा हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग बोले कि स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा का पूरा एक साइट है कंप्लीट डाइजेशन का, और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो भी गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। अब समझते हैं कि आखिर यहाँ जो पूरा का पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो गया है, इनके साथ अब क्या होता है। तो याद रखिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगा जिसका नाम है विली, VILLI। ये क्या है विली? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का मतलब इस प्रकार का, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का मतलब इस प्रकार का आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन तो यही है कि जो भी चीज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक हुआ है, डाइजेस्ट हुआ है, उनको एब्जॉर्ब करना और उनको हर एक सेल तक पहुंचाना, ताकि सेल उसको कंज्यूम कर सके, उसे एनर्जी बना सके, और एनर्जी वो बनाएगा तभी तो हम लोग जिंदा रह पाएंगे। तो यहाँ पे विली का फंक्शन क्या है? विली का फंक्शन क्या है? तो विली का फंक्शन ये है कि जो भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ब्रेक हुए हैं, जो डाइजेस्ट हो गए हैं पूरी तरीके से, उनको वो एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और उसको हर एक सेल तक लेके जाता है। कौन? विली लेके जाता है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है कुछ इस प्रकार का। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। और जब हर एक सेल तक उसको पहुंचा देगा तो सेल उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण हम लोग अपना जिंदा रह पाएंगे। और सेल उससे क्या करता होगा? अपने आप को ग्रोथ करता होगा, अपने आप को रिपेयर करता होगा, अपने आप को मेंटेन करता होगा। ये सारा फंक्शन वो परफॉर्म करता है। ये तो हो गया पहला फंक्शन विली का।
विली का दूसरा फंक्शन है सरफेस एरिया को वो बढ़ा देता है। कब? जब वो इन सारे चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा होता है तब। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तीसरा फंक्शन विली का क्या है कि विली पूरा का पूरा ब्लड से ही भरा रहता है। और आपको मालूम होगा कि सेल का और ब्लड का जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट होता है। ब्लड के थ्रू ही हमारा कुछ प्रोटीन हो गया, कुछ कार्बोहाइड्रेट हो गया, कुछ फैट हो गया, ब्लड के थ्रू ही तो सेल के पास जाता है। तो ये ब्लड हमारा पूरा का पूरा किस क्या है? विली ही तो है। विली में पूरी तरीके से ब्लड ही भरा रहता है, जो कि यहाँ से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को एब्जॉर्ब करेगा और हर एक सेल तक जाके उसको देगा और उसको अपना एनर्जी बनाएगा, मेंटेन करेगा, रिपेयर करेगा, ग्रोथ करेगा। कोई दिक्कत नहीं, तब आज हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं आप समझने में यहाँ तक। तो ये विली हमारा वो काम कर दिया। अब इतना कुछ करने के बाद मान लीजिए कि कुछ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बच गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि विली एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, जो कि विली को लगा कि ये अनवांटेड है, ये बेकार का चीज है। तो वो क्या करेगा? अनवांटेड चीज इस स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के कहाँ चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में याद रखिएगा वही चीज जाएगा जो कि विली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जो कि विली समझ लेगा कि ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको छोड़ दो, जो वैल्यूएबल है उसको एब्जॉर्ब करके हर एक सेल तक पहुंचा दो, है ना। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में बच जाएगा उसको उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ भेज देगा? यहाँ पे भेज देगा लार्ज इंटेस्टाइन में। कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन में भी विली पाया जाता है इस प्रकार का, लेकिन यहाँ पे विली का फंक्शन अलग है। यहाँ पे विली का फंक्शन ये है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी आया है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें जो वाटर प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेना। याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के विली का फंक्शन अलग है, लार्ज इंटेस्टाइन के विली का फंक्शन अलग है। स्मॉल इंटेस्टाइन के विली का जो फंक्शन है वो वैल्यूएबल चीजों को एब्जॉर्ब करना प्लस उसको हर एक सेल तक पहुंचाना। दूसरा क्या? सरफेस एरिया बढ़ाना। कब? जब ये इन सारे चीजों को एब्जॉर्ब करेगा तब। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के विली का फंक्शन अलग है, वो केवल और केवल यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा गया है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें जो वाटर प्रेजेंट है इस वाटर को वो एब्जॉर्ब करता है। अब आपके लिए ये एक हिंट देकर जा रहे हैं कि इसमें जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा ये विली, ये आखिर कहाँ हमारा देखने को मिलेगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे अपने किडनी वाले टॉपिक में। जब हम लोग एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तब हम लोगों को वहाँ देखने को मिलेगा कि इस वाटर के साथ क्या हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो इस वाटर के साथ हमारा क्या होगा किडनी में, ये हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल आप अपने दिमाग में ये रखें कि यहाँ पे जो विली है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो पूरा का पूरा एक सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? इस सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट को यहाँ से ऐसे मूव कराएगा। मूव कराते 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 यहाँ एक हमारा बॉडी पार्ट है जिसका नाम है रेक्टम। जिसका नाम क्या है? रेक्टम। और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा एक सॉलिड पार्ट यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और जब हम लोग याद कीजिए, जब हम लोग बाथरूम जाते हैं तो यही हमारा सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि रेक्टम में जो हमारा स्टोर है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट रेक्टम में जमा था, जो स्टोर था, तो वो हमारा एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए रेक्टम का फंक्शन क्या होगा? स्टोर्ड सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है टू एब्जॉर्ब वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग कभी कभी कोलोन भी प्यार से कह देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, प्यार से कहते हैं इसको कोलोन। बात समझ में आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है अब। लेकिन 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 यहाँ पे आपको कुछ चीज़ देखने को मिला होगा जिसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ पाए। वो दो चीज़ है। सबसे पहला आपको अपेंडिक्स। अच्छा एक बात और, यहाँ पे जो कुछ भी दिया हुआ है सारे के सारे फंक्शन को हम लोग, सारे के सारे बॉडी पार्ट को हम लोग जान चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अपेंडिक्स हमारा रह गया और एक डायफ्राम रह गया। इन दोनों को हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं। समझिए क्या है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अपेंडिक्स का आज के रेट में, आज के दौर में ह्यूमन बींग्स में इस अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं है। बड़ा आश्चर्य आपको लगेगा सुन के, लेकिन ये हकीकत है।
आज के रेट में हमारे बॉडी में, आपके बॉडी में जो अपेंडिक्स पाया जा रहा है, इसका आज के रेट में कोई भी यूज नहीं है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो इसका अपेंडिक्स का कोई यूज क्यों नहीं है, ये भी हम लोग जान लेते हैं। ये भी हमारा एक टॉपिक का ही पार्ट है। ये सबसे ज्यादा यूज तब था जब हमारे अर्ली मैन हुआ करते थे। और याद कीजिए, अर्ली मैन क्या खाते थे उस समय पे? घास भूसा ही तो खाते थे, है ना। कच्चे चीजों को वो ज्यादा खाते थे, है ना। तो कच्चे चीजों को जो पचाने में मदद करता था वो था हमारा अपेंडिक्स। तो अब सवाल ये है कि हम तो घास भूसा खाते नहीं है, हमारे अंदर तो सेल्यूलोज है नहीं, क्योंकि सेल्यूलोज हमारा किस में पाया जाएगा? घास भूसा, हरा प्लांट में ही पाया जाता है। तो हमारे पास सेल्यूलोज है नहीं, तो वो पचाएगा भी नहीं, है ना। तो ह्यूमन बींग्स में इस अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं है, लेकिन जब अर्ली मैन हुआ करते थे तो उस समय इसका बहुत ज्यादा यूज था। तो अब सवाल ये है कि क्या ये एनिमल में पाया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल भैंस, गाय, बकरी, क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो घास भूसा खाता है और उसमें सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज तभी पच सकता है जब अपेंडिक्स अपना उसमें फंक्शन परफॉर्म करता है तब। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है? अब आप बहुत बार ये सुने होंगे कि बहुत सारे लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है ना। अपेंडिक्स का ऑपरेशन आप सुने होंगे, आपके घर में भी कोई यदि हो तो आप वहां पे सुने होंगे कि मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, ऐसा सुने होंगे। अब इस अपेंडिक्स के ऑपरेशन में होता क्या है, समझिए इस चीज को। हम लोगों को बचपन से ये मना किया जाता है कि बेटा नींबू के बीज को, यानी कि जो नींबू के अंदर जो बीज होता है, हम लोग उसको कहते हैं बिया, है ना, तो उसको अंदर मत घोटो, है ना। या फिर जब हम लोग तरबूज खाते हैं तो उसके बीज को अंदर मत खाओ, ये हम लोगों को सुनने को मिलता है ना। अब बात यह है कि हम लोगों को मना आखिर क्यों किया जाता है, अब समझिए इस चीज को। मना हम लोगों को नींबू के बीज को, तरबूज के बीज को खाने से इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम लोग उसको डायरेक्ट घोट लेंगे तो वो कहीं ना कहीं ये थैले जैसा स्ट्रक्चर जो कि अपेंडिक्स है उसमें जाके स्टोर हो जाता है, और ये अपेंडिक्स धीरे धीरे वहां पे फूलना शुरू हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये अपेंडिक्स में बीज फंस जाने के कारण ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? फूलना शुरू हो जाता है, यानी कि इसमें गड़बड़ी देखने को आपको मिल सकता है उस समय पे, है ना। अब जब ये गड़बड़ी देखने को मिलेगा तो ये फूल जाएगा और इसमें आपको धीरे धीरे सूजन भी देखने को मिलेगा। तब जाके हम लोग करवाते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन। तब डॉक्टर इसको क्या करता है? काट के हटा देता है। काट के हटा क्यों दे रहा है? क्योंकि जब इसको आप काट के हटा देंगे इसका कोई यूज हमारे बॉडी में है ही नहीं, इसीलिए अपेंडिक्स का ऑपरेशन यहाँ से हमको देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा कि ये हमारे बॉडी पार्ट में एक ऐसा पार्ट है जिसका कि आज के दौर में कोई भी यूज नहीं है। अब बच गया हमारा एक डायफ्राम। इस डायफ्राम को आप याद रखें, हम लोग इसको डीपली डिस्कस करेंगे अपने रेस्पिरेशन के टॉपिक में, जो कि इसके जस्ट बाद ही हमारा है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में। वहां पे हम लोग पढ़ेंगे डायफ्राम के बारे में। अब डायफ्राम क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए मेरे बॉडी के मूवमेंट को देखिएगा, हम सांस ले रहे हैं, सांस लिए सांस छोड़े, सांस लिए सांस छोड़े, एक बार और। यहां पे आप देख रहे होंगे कि जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा चेस्ट फूल रहा है, और ये चेस्ट फूल क्यों रहा है? क्योंकि हमारा ये डायफ्राम एक्सपेंड हो रहा है, और जब सांस को छोड़ रहे हैं तो दोबारा हमारा बॉडी फूला हुआ था तो वो नीचे आ जा रहा है। ये हमारा फंक्शन है डायफ्राम का, और ये ऐसा क्यों हो रहा है ये हम लोग अपने रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में डीपली डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है समझने में। और ये हमारा पूरा का पूरा था एक एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। और आपके बुक एनसीईआरटी में, और या फिर आप कोई दूसरा रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो इसी चीज़ को हालांकि एनसीईआरटी बुक में तो 2 पेज में ये दिया हुआ है, और यदि आप रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो इसी को 2 या 3 पेज में दे दिया गया है। लेकिन यदि आपको ये कॉन्सेप्ट डायग्राम के साथ पूरा याद है तो बुक खोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरी आपसे ये एडवाइस रहेगी कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि भविष्य में जब भी पढ़ने का मौका मिले तो आप इसको केवल एक बार देख लें और आपका सारा काम यहाँ से निकल जाए, है ना। कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो ये हमारा पूरा का पूरा था। एक बार हम लोग फटाफट इसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद अपने क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अपना रेस्पिरेशन। फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक सांस में, हालांकि एक सांस में हो नहीं पाएगा लेकिन कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सबसे पहला जब हम लोग फूड अपने माउथ में लेते हैं तो वहां पे हमारा डाइजेशन का काम सबसे पहला शुरू करता है वो टीथ, उसको ब्रेक कर देता है। और माउथ में हमको देखने को मिलता है, माउथ को हम लोग कहते हैं बकल कैविटी, और माउथ में हमको देखने को मिलता है टंग। टंग का यहाँ पे 2 फंक्शन है,
फूड को मिक्स करना प्लस उसको घोटने में मदद करना। और माउथ में हमको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड सेक्रेट करता है यानी कि प्रोड्यूस करता है सलाइवा को। सलाइवा मेनली हमारा एक वाटर है जो कि अपने आप में कंटेन किया रहता है सिलेवरी अमाइलेज को। वो एक एंजाइम है तो उसका फंक्शन भी अलग अलग होगा। तो ये सिलेवरी अमाइलेज हमारे स्टार्च को ब्रेक करता है किसमें, शुगर में। कोई दिक्कत नहीं। अब इतना कुछ करने के बाद जब ये हो जाता है ब्रेक, स्टार्च जब हमारा शुगर में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा टंग उसको घोटने में मदद करता है। और जब ये मदद कर रहा होता है तो इस फूड पाइप में यानी कि इसोफेगस में हमको एक मूवमेंट देखने को मिलता है। किस प्रकार का, वो इस प्रकार का मूवमेंट हमको देखने को मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब हमारा फूड स्टमक में आ जाता है तो इसके अंदर वाले वॉल में हमको एक ग्लैंड देखने को मिलता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीजों को सेक्रेट करता है। पहला HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन और तीसरा लाइपेज नहीं, म्यूकस है। कोई दिक्कत नहीं। पेप्सिन का यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पे 2 फंक्शन है, बैक्टीरिया को मार देना या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ गया तो उसको मार देना, खत्म कर देना। उसके बाद मीडियम को एसिडिक बना देना। और ये एसिडिक मीडियम तब बनेगा तभी हमारा ये पेप्सिन यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो हम लोग कहते हैं पेप्सिन को, वो अपना प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा। हमेशा याद रखिएगा, पेप्सिन अपना काम तभी चालू करता है जब स्टमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट हो चुका हो तब। उसके बाद म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देता है जिससे हमारा स्टमक HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारा ये वाला एसिडिक वाला फूड आता है धीरे धीरे होते होते स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तो यहाँ पे इसको 2 चीज़ों का सेक्रेट देखने को मिलता है, 2 चीज़ों का फंक्शन देखने को मिलता है। पहला है हमारा लीवर, दूसरा है पेनक्रियाज। पहले लीवर के बारे में बात करते हैं। लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस कह लीजिए, बाइल सॉल्ट कह लीजिए या फिर बाइल कह लीजिए, वो सेक्रेट करेगा जो कि अपने आप में नमक कंटेन किया रहेगा जिसके कारण वो नमकीनापन हो जाता है, यानी कि नमकीनापन उसमें आपको देखने को मिल सकता है जो कि कलर होता है कैसा, ग्रीनिश येलो। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। और यही बाइल जूस हमारा स्टोर कहाँ रहता है, गॉल ब्लैडर में। और ये गॉल ब्लैडर हमारा क्या है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं छोटा सा, यही हमारा है गॉल ब्लैडर। अब बाइल जूस का 2 फंक्शन है। पहला क्या है, यहाँ पे जो एसिडिक मीडियम था उसको अल्कलाइन बना देना, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एसिडिक मीडियम था हमारा उसको अल्कलाइन बना देना, नमकीनापन उसमें क्रिएट कर देना। दूसरा है फैट को ब्रेक कर देना। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पेनक्रियाज का क्या फंक्शन है, पेनक्रियाज सेक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस को जो कि हमारा है पेनक्रियाटिक जूस में आपको 3 प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम देखने को मिलेगा जो कि हमारा पहला है पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो ब्रेक करेगा स्टार्च को, दूसरा है ट्रिप्सिन जो ब्रेक करेगा प्रोटीन को, और तीसरा है हमारा लाइपेज जो ब्रेक करेगा फैट को। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आ जाता है हमारा टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाले वॉल में ग्लैंड मिलेगा आपको देखने को, और वो ग्लैंड अपने आप में कंटेन किया रहेगा किसको, इंटेस्टिनल जूस को सेक्रेट करेगा वो, है ना, इंटेस्टिनल जूस सेक्रेट करेगा। और इंटेस्टिनल जूस में आपको देखने को मिलेगा एंजाइम जो कि करता क्या है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल में कन्वर्ट कर देता है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं विली, और विली का यहाँ पे 2 फंक्शन है। पहला क्या कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करना, कब, जब ये विली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेगा, हर एक सेल तक उसको पहुंचाएगा और सेल उससे अपना एनर्जी बिल्ड करेगा, अपने आप को बिल्ड करेगा, मेंटेनेंस करेगा, रिपेयर करेगा, ग्रोथ करेगा, तभी हम लोग आज सर्वाइव कर पा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बच गया, जो विली एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, उसको भेज देगा कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी विली होता है, लेकिन इस विली का फंक्शन क्या है, केवल और केवल वाटर को एब्जॉर्ब करना। कोई दिक्कत नहीं। और जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तब ये पूरा का पूरा हमारा एक सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये हमारा सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से होते होते यहाँ पे हमारा रेक्टम में आकर जमा हो जाएगा। और रेक्टम हमारा मेनली करता है क्या है, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखता है, और एनस के थ्रू वो हमारा बाहर निकल जाता है। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आपके बुक में एक चीज लिखा हुआ है, ये जो बाहर निकलता है ये रेगुलेट होता है
एनल स्पिंचर से। एनल स्पिंचर हमारा क्या है, मसल है। ये मसल हमारा क्या है, यहाँ पे आप जो देख पा रहे होंगे ये वाला पार्ट में हम लोग कहते हैं इसको एनल स्पिंचर। एनल स्पिंचर के मदद से ही हम लोग अपने वेस्ट प्रोडक्ट एनस के थ्रू बाहर निकालते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग बात किए थे अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स का यहाँ पे कोई भी फंक्शन हमारे बॉडी में इसका कोई भी यूज नहीं है। ये हमारा अर्ली में था, उस समय पे बहुत पहले तब उसका यूज था, क्योंकि ये हमारा सेल्यूलोज सेल्यूलोज को ब्रेक करने में मदद करता है। और आज तो हम लोग सेल्यूलोज यानी कि पेड़ पौधा तो घास भूसा तो खाते नहीं है, तो इसका आज कोई भी यूज नहीं है। उसके बाद डायफ्राम था। डायफ्राम का यूज हम लोग इसका क्या फंक्शन है, क्या यूज है, ये हम लोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में देख लेंगे। और ये हमारा पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट था एलिमेंट्री कैनाल का। इसमें तो आप कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यदि कहीं पे डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे उस आपके सवाल का जवाब देने का, है ना। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को हमेशा इस प्रकार से बिल्ड करें कि यदि एक बार डायग्राम देख लिया जाए तो हर एक चीज़ आप एक बार में ही बता सकें। इस प्रकार का अपने आप में लर्निंग कैपेसिटी आप बिल्ड कीजिए। इसको आप एक बार देखिए और शुरू से लेकर कहीं से भी पूछ दिया जाए तो आप बता सके, इस प्रकार का आपका लर्निंग कैपेसिटी होना चाहिए, है ना। अब तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, हर एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, कोई भी पॉइंट हमारा यहाँ पे अब नहीं बचा। तो इसमें यदि कोई डाउट नहीं है तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग ओवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। कोई दिक्कत नहीं, तो आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।